एजुकेशन सिस्टम में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप जानती है कि हर सोमवार को हरित संजीवनी आपके सामने पेश करते हैं अलग अलग तरह के नॉलेज पूर्ण एपिसोड। तो इस बार हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर चर्चा करने वाले हैं, जिसकी वजह से आज पूरा भारत देश नहीं, पूरा विश्व परेशान है, और वो है हमारी सॉइल। सॉइल हेल्थ का मतलब क्या होता है, सॉइल की हेल्थ कैसे सुधारी जाए। और आज सभी किसानों के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो है हमारी सॉइल बंजर होती जा रही है, सॉइल की उपजाऊ क्षमता कम हो रही है, उत्पादन घट रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, हर साल हमें लगने वाले खादों का प्रमाण बढ़ रहा है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसके लिए आज हमने आपके सामने पहल करने के लिए और एक बहुत बढ़िया जानकारी देने के लिए ऐसे शख्सियत को आमंत्रित किया है जो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी रखते हैं, जिनका नाम है डॉक्टर ओम प्रकाश हीरे जी, जिन्होंने एमएससी एग्रीकल्चर किया हुआ है और 2016 को उन्होंने सॉइल साइंस में पीएचडी की है। उन्होंने डॉक्टरेट हासिल की है महात्मा फुले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र की बहुत मानी हुई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, और आज वो एग्रीसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी में सॉइल साइंटिस्ट की इस पद पर कार्यभार संभाले हुए हैं और अपना ज्ञान भारत देश के किसानों को बांट रहे हैं। साथियों, आज उनके ही जुबानी सुनते हैं सॉइल हेल्थ कैसे मेंटेन करनी चाहिए, हमारे फसलों के लिए सॉइल अच्छी होना कितनी आवश्यक बात है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ मैं, जब कोई माता अपने बच्चों को जन्म देती है तो उसकी हेल्थ जितनी महत्वपूर्ण है, जब उसकी हेल्थ अगर अच्छी रहेगी तो उसके पेट में बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और उसका जन्म भी अच्छा होता है। साथियों, वैसे ही स्थिति अंतर हमारे सॉइल में होते हैं। सॉइल की उपजाऊ क्षमता अगर अच्छी रहेगी, सॉइल की हेल्थ अगर अच्छी रहेगी, तो ही सॉइल में, उसी जमीन में जो हम फसल लगाते हैं, जो बीज लगाते हैं, उसकी भी ग्रोथ अच्छी होगी। ग्रोथ अच्छी होने के साथ साथ फसल की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। सिर्फ उत्पादन क्षमता ही नहीं साथियों, फसल की क्वालिटी भी बढ़ेगी। इन सारी चीजों के लिए मैं डॉक्टर साहब को आमंत्रित करता हूँ, मिस्टर डॉक्टर ओम प्रकाश हीरे सर। आप हमारे हरित संजीवनी जो बिजनेस पार्टनर है, टीम के लोग हैं, आरसीएम सिस्टम में इतने मेहनत से ये लोग पूरे भारत देश में घूम घूम के, हर राज्यों में घूम घूम के काम करते हैं, तो इनको आपका बहुमूल्य मार्गदर्शन मिले। डॉक्टर ओम प्रकाश हीरे जी, नमस्ते। हमारा जो आज का सब्जेक्ट है वो है सॉइल हेल्थ और फ्यूचर एग्रीकल्चर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मित्रों हो, सॉइल हेल्थ का मीनिंग हमको समझ लेना चाहिए। सॉइल हेल्थ मीन्स द क्वालिटी एंड कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू फंक्शन एज अ वाइटल लिविंग इकोसिस्टम। मतलब हमारे सॉइल में जो इकोसिस्टम है, वो इकोसिस्टम को अच्छी तरह डेवलप करके ग्रो करना, इसको हम बोलते हैं सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट और सॉइल हेल्थ। ये सॉइल हेल्थ हम जब स्टडी करते हैं तो सबसे पहले किसान भाइयों ने समझ लेना चाहिए कि सॉइल हेल्थ की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती है, सॉइल हेल्थ के गुणधर्म कौन से होते हैं। तो गुणधर्म में हम जब जाते हैं तो सॉइल हेल्थ में उसकी हेल्थ अच्छी है या बुरी है, इसके डिसाइडेशन जो होता है वो मेजरली थ्री फैक्टर के हिसाब से होता है। उसमें पहला आता है फिजिकल प्रॉपर्टी, इसको हम बोलते हैं भौतिक गुणधर्म। दूसरा आता है केमिकल प्रॉपर्टी, उसको हम बोलते हैं रासायनिक गुणधर्म। और तीसरा आता है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, उसको हम बोलते हैं जैविक गुणधर्म। ये तीनों प्रॉपर्टी को मिक्स करके जो किसान और जो फार्मर अच्छी तरह सस्टेनेबल ग्रोथ करता है हमारी जमीन का, वो किसान कम इनपुट में अच्छा यील्ड ले सकता है। और अच्छा यील्ड लेता है, उसके साथ साथ हमारे सॉइल की फर्टिलिटी भी सस्टेन करता है, एनवायरमेंटल इकोसिस्टम भी बैलेंस करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सिर्फ हमको यील्ड बढ़ाना नहीं है, हमको सॉइल का हेल्थ भी बचाना है, उसको बढ़ाना है, और साथ ही साथ एनवायरमेंटल इकोसिस्टम भी बैलेंस रखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम इधर डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए हमको इस सॉइल का फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, मतलब हम उसे भौतिक, जैविक और रासायनिक गुणधर्म हमको समझ लेने चाहिए। एक एक प्रॉपर्टी हम देख लेंगे। इसमें पहली प्रॉपर्टी जो आती है फिजिकल प्रॉपर्टी में, मतलब भौतिक गुणधर्म में, वो है हमारे सॉइल का टेक्सचर मतलब सॉइल के पार्टिकल साइज। मित्रों हो, सॉइल के पार्टिकल साइज के हिसाब से सॉइल की हेल्थ जानी जा सकती है। मतलब सॉइल पार्टिकल 2 mm से 0.05 mm तक सॉइल में पार्टिकल साइज रही तो उसे हम सैंड सॉइल बोलते हैं।
0.05 टू 0.002 mm तक हमारे सॉइल पार्टिकल्स की साइज होगी, तब हम उसको सील्ड सॉइल टेक्सचर बोलते हैं। और थर्ड जो आता है तो वो है हमारे सॉइल पार्टिकल की साइज जो है वो 0.002 mm के नीचे होनी चाहिए, उसे हम क्ले सॉइल पार्टिकल बोलते हैं, क्ले सॉइल टेक्सचर बोलते हैं। तो ये जो टेक्सचर, ये फिजिकल जो प्रॉपर्टी है, ये टेक्सचर फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे जमीन की सुपीकता कैसी है ये दर्शाती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ये तीनों का जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज इक्वल होना चाहिए। नहीं इक्वल तो थोड़ा सा कम ज्यादा 5%, 10% इधर उधर चलेगा, लेकिन मिनिमम हम एवरेजली बता सकते हैं कि सैंड का परसेंटेज 30% के आसपास होना चाहिए, सिल्ट का परसेंटेज 40% के आसपास होना चाहिए और क्ले का परसेंटेज 30% के आसपास होना चाहिए। हमने जो टोटल किया 30, 40 प्लस 30, तो 100% हमारा सैंड पार्टिकल साइज का क्लासिफिकेशन हो जाता है। तो इसके हिसाब से सॉइल में सैंड पार्टिकल भी होने चाहिए, सिल्ट पार्टिकल भी होने चाहिए और क्ले पार्टिकल भी होने चाहिए। तीनों का जो रेशियो हम बोलते हैं उसे हम लोमी सॉइल बोलते हैं। और लोमी सॉइल ये सबसे हेल्दी और सबसे सुपीक सॉइल कही जाती है। और इस टेक्सचर प्रॉपर्टी के ऊपर हमारे अदर जो फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे इनफिल्ट्रेशन रेट होगा, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, पर्कुलेशन रेट होगा, ये सब इस टेक्सचर के ऊपर डिपेंड होता है। और ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये हम मिट्टी परीक्षण में, सॉइल एनालिसिस में हम चेक कर सकते हैं। ठीक है। और जो सेकंड प्रॉपर्टी है जो हम उसे बोलते हैं कि सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल स्ट्रक्चर मतलब हमारे जमीन की जड़न घड़न कैसी है, इसके बारे में हमको समझ लेना चाहिए। हमारे सॉइल पार्टिकल की जड़न घड़न 4-5 प्रकार में डिवाइड होती है। इसमें पहला पार्ट आता है क्रम्ब सॉइल, मतलब ऐसी पार्टिकल साइज के ऊपर क्रम्बी स्ट्रक्चर होता है। दूसरा पार्ट आता है ग्रैनुलर साइज, मतलब वो जो सॉइल पार्टिकल होता है वो सर्कुलर राउंड शेप में रहता है। तीसरा आता है सब एंगुलर ब्लॉकिंग, मतलब सम टाइम कोन दिखता है, एंगल दिखता है, सम टाइम राउंड दिखता है, ऐसे फॉर्म में स्ट्रक्चर होता है। और चौथा आता है एंगुलर ब्लॉकिंग, मतलब डायरेक्टली ट्रायंगल जैसे स्ट्रक्चर हमारे सॉइल में दिखते हैं। चौथा जो आता है वो प्रिज्मेटिक, मतलब जैसे कि वर्टिकल सेक्शन में प्रिज्म टाइप स्ट्रक्चर हमको दिखता है, इसको हम बोलते हैं प्रिज्मेटिक। और पांचवा जो आता है वो कोलुमनार स्ट्रक्चर, मतलब जैसे कॉलम दिखते हैं वर्टिकल सेक्शन में, इसको हम कोलुमनार स्ट्रक्चर बोलते हैं। और प्लेटी जो लास्ट आता है वो प्लेटी मतलब 1 बाय 1 प्लेट जैसा स्ट्रक्चर हमको दिखता है। 1 प्लेट नीचे, इसके ऊपर दूसरा, इसके ऊपर तीसरा, ऐसा प्लेटी लाइक स्ट्रक्चर हमारे सॉइल में दिखता है। मित्रों, ये जो 6-7 सॉइल स्ट्रक्चर के जो क्लासिफिकेशन है, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है एंगुलर स्ट्रक्चर और एंगुलर ब्लॉकी स्ट्रक्चर। एंगुलर ब्लॉकी स्ट्रक्चर हमारे सॉइल का स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी रहा तो हमारे सॉइल का हेल्थ अच्छा है, ऐसा हम कंसीडर करते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये भी हम मिट्टी परीक्षण में, सॉइल एनालिसिस में ये हम देख सकते हैं कि हमारे सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा है। थर्ड जो प्रॉपर्टी आती है वो है सॉइल पोरोसिटी और परमिएबिलिटी। पोरोसिटी मतलब दो पार्टिकल के अंदर जो जगह रहती है, खाली जगह जो रहती है, वहां एयर और वाटर मतलब पानी और हवा वहां सर्कुलेट हो सकते हैं, इसको हम बोलते हैं सॉइल पोरोसिटी। मित्रों, अच्छी सॉइल, हेल्दी सॉइल किसको कहा जाता है? जिसकी पोरोसिटी मिनिमम 30% और मैक्सिमम 60% के आसपास होनी चाहिए। सपोज 30% के नीचे पोरोसिटी निकल गई तो वो प्रॉब्लमेटिक सॉइल हो सकती है, और सपोज 60% के ऊपर पोरोसिटी निकल गई तो इन्फिल्ट्रेशन रेट ज्यादा होगा, पर्कुलेशन रेट ज्यादा होगा, लीचिंग लॉसेस न्यूट्रिएंट के ज्यादा होंगे, और इसके कारण हमको इस पोरोसिटी का परसेंटेज चेक करना जरूरी है। मित्रों, इस पोरोसिटी के हिसाब से हमारे सॉइल में पानी का और एयर का मतलब हवा का गुणोत्तर एक फिक्स किया जाता है। मतलब अच्छी सॉइल किसको कहा जाता है कि उस सॉइल में 25% पानी हो, 25% हवा हो, 5% सेंद्रीय पदार्थ हो, जिसे हम ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं, और मिनिमम 45 to 50% मिनरल मैटर हो। तो इस हिसाब से सॉइल का कंपोजिशन होना चाहिए। इसमें ये पोरोसिटी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा काम करती है। तो पोरोसिटी जितनी अच्छी मतलब 60-70% अपने जमीन की पोरोसिटी होगी तो वो जमीन फर्टाइल जमीन कहा जाती है, फर्टाइल सॉइल कहा जाती है।
और इसमें हम अच्छी तरह फसल ले सकते हैं। और डिपेंड अपॉन दैट पोरोसिटी, मतलब ये पोरोसिटी के ऊपर हमारा पर्कुलेशन रेट डिपेंड होता है। जितनी पोरोसिटी ज्यादा उतना पर्कुलेशन रेट ज्यादा होता है, और पर्कुलेशन रेट ज्यादा होना मतलब वो सॉइल हमारी हेल्दी सॉइल कही जाती है। इसमें भी देखो पोरोसिटी 60% के आगे हो गई तो पर्कुलेशन रेट भी ज्यादा हो जाएगा। तो पर्कुलेशन रेट ज्यादा हो गया तो हम जो न्यूट्रिएंट पौधों के रूट जोन के नजदीक दे रहे हैं वो न्यूट्रिएंट लीचिंग लॉसेस द्वारा निकल जा सकते हैं। इसलिए पोरोसिटी हमारी 60% के आगे जानी नहीं चाहिए। इसलिए हमको क्लासिफिकेशन करके और मिट्टी परीक्षण करके हमारे सॉइल की पोरोसिटी कितनी है ये भी चेक कर लेनी चाहिए। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, वो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। मित्रों, हमारे सॉइल की पानी पकड़ने की जो क्षमता है, ये क्षमता हमारे न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट दिखती है, बहुत ज्यादा उसको फैक्टर करके उसको कहा जाता है। क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जिस सॉइल की ज्यादा हो उस सॉइल में न्यूट्रिएंट भी ज्यादा पकड़ के रखने की कैपेसिटी होती है। मतलब हमने सपोज कंसीडर किया कि एक सॉइल में सैंड परसेंटेज ज्यादा है, मतलब 2 mm टू 0.05 mm की पार्टिकल साइज की जो जमीन है उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एज कंपेयर टू क्ले सॉइल, मतलब जिस पार्टिकल साइज 0.002 mm के नीचे है उस पार्टिकल साइज के कंपेयर किया तो सैंड पार्टिकल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है और वो ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट लीचिंग लॉसेस द्वारा बाहर डाल देता है, वो पौधा उसको ले पाता नहीं। इसलिए हमारे जमीन में सैंड, सील्ड एंड क्ले, जैसे मैंने बताया आपको कि टेक्सचर, जो सॉइल टेक्सचर है, वो सॉइल टेक्सचर का जो परसेंटेज है वो इक्वल होना चाहिए। इसके लिए हमको कुछ कोशिशें करने पड़ेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये सॉइल हेल्थ मेंटेन रखने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जिस सॉइल में क्ले परसेंटेज ज्यादा हो उस सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। जिस सॉइल में सैंड परसेंटेज ज्यादा हो उस सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा अच्छी नहीं होती है, ज्यादा भी अच्छी नहीं होती। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आपके सॉइल की 30-40% के आसपास होनी चाहिए। ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हमारे सॉइल की रही तो जमीन में एरेशन डेवलप नहीं हो पाता है, और एरेशन डेवलप न होने के कारण न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो पाता है। क्योंकि सॉइल में जो माइक्रोफ्लोरा और माइक्रोफाउना है, मतलब सूक्ष्म जीव सृष्टि है, वो सूक्ष्म जीव सृष्टि को एक्टिव रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और ऑक्सीजन जहां ज्यादा होता है वहां पानी कम होता है। देखो, पानी और हवा दोनों का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पानी कम हो गया तो हवा बढ़ जाएगी, वो जो पोर स्पेस है वहां हवा आएगी, और सपोज हवा ज्यादा होगी तो पानी कम हो जाएगा। मतलब जो पोर स्पेस है उसमें पानी और हवा, इसका जो गुणोत्तर है वो मिनिमम सेम टू सेम होना जरूरी है। उसी टाइम हमारे जमीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है और हम अच्छी तरह हो इस जमीन में फसल ले सकते हैं। चौथा जो नेक्स्ट जो सॉइल प्रॉपर्टी है, फिजिकल सॉइल प्रॉपर्टी, वो है हमारी पार्टिकल डेंसिटी। पार्टिकल डेंसिटी और बल्क डेंसिटी, ये जो है ये महत्वपूर्ण हमारे फिजिकल प्रॉपर्टी में कहा जाते हैं कि सॉलिड परसेंटेज जो है सॉइल का उसको हम पार्टिकल डेंसिटी बोलते हैं, और सॉलिड परसेंटेज में से हमने पोरोसिटी निकाल ली, मतलब पार्टिकल डेंसिटी डिवाइडेड बाय पोरोसिटी इज इक्वल टू बल्क डेंसिटी। ये बल्क डेंसिटी कभी भी पार्टिकल डेंसिटी से कम होती है। सपोज अच्छी सॉइल और हेल्दी सॉइल हम किसको कहते हैं कि उसकी बल्क डेंसिटी 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक होनी चाहिए और पार्टिकल डेंसिटी 2.66 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये भी हम मिट्टी परीक्षण में, सॉइल एनालिसिस में हम कैलकुलेशन करके इस सॉइल की हेल्थ हम चेक कर सकते हैं। ये हो गए हमारे जमीन के भौतिक गुणधर्म। इसमें हमने देखा कि हमारे जमीन में पानी पकड़ने की क्षमता कितनी है, पर्कुलेशन रेट कितना है, इनफिल्ट्रेशन रेट कितना है, हमारे सॉइल का टेक्सचर कैसा है, हमारे सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा है, हमारे सॉइल की पोरोसिटी कैसी है। ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत से किसान एनालिसिस करते नहीं है, तो हमको ये बताना है किसान भाइयों को कि ये एनालिसिस करके वो हमारे फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से सॉइल हेल्थ चेक करनी चाहिए। दूसरा जो पार्ट आता है सॉइल
हेल्थ मैनेजमेंट में और सॉइल हेल्थ में ये है हमारे सॉइल की रासायनिक गुणधर्म, उसको हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। मित्रों, केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है वो है सॉइल पीएच। सॉइल पीएच मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। पीएच का लॉन्ग फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो जमीन में 0 से 14 तक सॉइल की पीएच की रेंज होती है। तो हमने तो हमारे करियर में अभी तक 0% 0 पीएच की सॉइल देखी नहीं है और 10 के आगे भी सॉइल देखी नहीं है। लेकिन न्यूट्रल सॉइल, एसिडिक सॉइल और अल्कलाइन सॉइल, इस 3 कैटेगरी में सॉइल पीएच का क्लासिफिकेशन होता है। सपोज हमारे सॉइल का पीएच 6.5 टू 7.5 टू 8.8 अप टू 8, मतलब 6.5 टू 7.5 जब हमारे सॉइल का पीएच होता है तब हम उसको न्यूट्रल सॉइल पीएच बोलते हैं। और न्यूट्रल सॉइल पीएच में सबसे ज्यादा जमीन में न्यूट्रिएंट अवेलेबल फॉर्म में उस पौधे को मिलते हैं। सपोज पीएच सॉइल का कम हो गया, मतलब 6.5 के नीचे वो निकल गया किसी वजह से, मतलब हेवी रेनफॉल हो या ज्यादा एसिडिक फर्टिलाइजर यूज हो, इसके कारण वो जमीन का पीएच नीचे निकल गया, एसिडिक सॉइल हो गई, तो बहुत से ऐसे न्यूट्रिएंट है कि वो पौधे को अवेलेबल नहीं हो पाते। फॉर एग्जांपल कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, पोटेशियम हो, सोडियम हो, ऐसे जो न्यूट्रिएंट है वो न्यूट्रिएंट पौधे को अवेलेबल नहीं हो पाते। और सपोज ये पीएच ज्यादा हो गई, मतलब अभी महाराष्ट्र की 80-90% और बहुत सी डिस्ट्रिक्ट स्टेट की पीएच जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और पीएच बढ़ती जा रही है मतलब क्या हो रहा है कि हमारे जमीन में हाइड्रोजन आयन का परसेंटेज कम होता जा रहा है और हाइड्रोक्सिलिक आयन का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है कि जमीन में न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है। मतलब पीएच बढ़ गया तो कुछ ऐसे फॉर्म होते हैं उस फॉर्म का ऑक्सीडेशन हो जाता है और अवेलेबल फॉर्म में जो न्यूट्रिएंट रहते हैं वो इनअवेलेबल फॉर्म में निकल जाते हैं। इसलिए जमीन का पीएच दिन ब दिन जो बढ़ता जा रहा है वो कैसे कम करेंगे, इसके लिए हम क्या क्या प्रैक्टिस करेंगे ये हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन सिर्फ आपको ये प्रॉपर्टी समझ लेनी चाहिए कि पीएच का हमारे क्रॉप और सॉइल हेल्थ के लिए कितना महत्व है। इसलिए ये मैंने आपको बताया कि 8 पीएच के आगे हमारे सॉइल का पीएच निकल गया तो हम प्रॉब्लमेटिक सॉइल, हम उसको प्रॉब्लमेटिक सॉइल कहेंगे। और प्रॉब्लमेटिक सॉइल के बारे में उसको मैनेज करना, इनपुट जो है वो इनपुट कॉस्ट बढ़ जाना, ये सब प्रॉब्लम हमको फेस करने पड़ते हैं। इसलिए सॉइल पीएच इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, प्रॉपर्टी आती है, वो है सॉइल ईसी। ईसी मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये ऐसी प्रॉपर्टी है, ये हमको जमीन में कितने प्रतिशत क्षार है, कितने प्रतिशत साल्ट है, सोल्यूबल हो या इनसोल्यूबल हो, दोनों फॉर्म कितने प्रतिशत है, ये हमको ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के एनालिसिस के बारे में हमको एनालिसिस के बाद हमको समझ में आता है। मतलब हमारे जमीन का ईसी मिनिमम 1 डेसिसिमल पर मीटर के नीचे ही होना चाहिए। सपोज 1 डेसिसिमल पर मीटर के ऊपर हमारा ईसी निकल गया तो हमको कुछ लिमिटेशन आ जाता है क्रॉप सिलेक्शन में। मतलब हम क्या करते हैं कि सपोज हमारे जमीन का ईसी 2 के आसपास निकल गया तो हमको जो चाहिए वो पौधा, वो फसल हम ले नहीं पाते। वो सिलेक्शन हमको उस ईसी के हिसाब से करना पड़ता है। और दूसरा और मेजर प्रॉब्लम आ जाता है, सपोज हमारे पौधों के रूट जोन के नजदीक ईसी का परसेंटेज बढ़ गया, मतलब सोल्यूबल साल्ट और इनसोल्यूबल साल्ट का परसेंटेज बढ़ गया, तो सॉइल में या पौधे में एक प्रेशर रहता है, इसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जब ज्यादा सॉइल में बढ़ जाता है तो न्यूट्रिएंट जो पौधा लेता है, वो न्यूट्रिएंट पौधा जब लेता है तो उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, वो पौधा उन न्यूट्रिएंट को अपटेक कर नहीं पाता है। क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब क्या, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट। जब हमारा कॉन्सेंट्रेशन नजदीक रूट के नजदीक ज्यादा हो गया तो ऑटोमेटिकली पौधे में जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो लो हो जाता है और हमारे रूट जोन के नजदीक जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो हाई हो जाता है। और लो ऑस्मोटिक प्रेशर में से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर के तरफ न्यूट्रिएंट का मूवमेंट हो जाता है, मोबिलिटी हो जाती है, उसके कारण हमारे पौधे के ऊपर अबायोटिक ट्रेस आ जाता है। इसलिए ये इसी जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हमको समझ लेनी चाहिए।
इसी ये मिनिमम 1 डेसिमल पर मीटर के नीचे ही होनी चाहिए। उससे जमीन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है और प्लांट का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है, और जो रूट जोन के नजदीक जो न्यूट्रिएंट पड़े रहते हैं, अवेलेबल फॉर्म में होते हैं, वो पौधा उसको इजीली अपटेक कर पाता है और वो सर्वाइव कर पाता है। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कार्बन, जिसके बारे में आपको मालूम होगा कि ऑर्गेनिक कार्बन ये हमारे सॉइल का हर्ट है। मैं क्या बोल रहा हूँ आप सुन लो कि ऑर्गेनिक कार्बन हमारे सॉइल का हर्ट है। मतलब ऑर्गेनिक कार्बन जिस सॉइल का अच्छा हो, उस सॉइल में हमने जो भी न्यूट्रिएंट दिया वो न्यूट्रिएंट इजीली उस पौधे को अवेलेबल हो जाता है। मित्रों, हमने जो न्यूट्रिएंट जमीन में दिया वो कभी भी अवेलेबल फॉर्म में रहता नहीं है, उसको अवेलेबल फॉर्म में होना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिक कार्बन। ये ऑर्गेनिक कार्बन अच्छा होगा तो जमीन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सूक्ष्म जीव है, वो सूक्ष्म जीव एक्टिव हो गए। ऑटोमेटिकली सूक्ष्म जीव एक्टिव होने के बाद उस ऑर्गेनिक मैटर में से, पौधे में से या उस सूक्ष्म जीव के बॉडी में से कुछ ऑर्गेनिक एसिड सीक्रेट होते हैं। वो ऑर्गेनिक एसिड जमीन में वो न्यूट्रिएंट सोलुबलाइज करने का काम करते हैं, और वो न्यूट्रिएंट सोलुबलाइज हो गया तो ऑटोमेटिकली वो पौधा उसको अपटेक कर लेता है, उसको उठा लेता है। इसलिए जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन मिनिमम 0.8 to 0.9 के नीचे होना नहीं चाहिए। 0.8 0.9 के ऊपर ही होना चाहिए, 1% के ऊपर ही होना चाहिए। उसको हम बोलते हैं अच्छी सॉइल, फर्टाइल सॉइल। जब हमारे सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन 0.4 0.4 0.5 0.6 के आसपास रहा, तो हमने कितने भी न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट किया, कितना भी रासायनिक डोज डाला, कुछ ऑर्गेनिक डोज डाला, तो वो पौधा वो न्यूट्रिएंट उठा नहीं पाता है। मित्रों, आजकल की जो खेती है इसमें इनपुट कॉस्ट ज्यादा हो रही है, और जो प्रोडक्शन है और प्रोडक्टिविटी है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। इसका मेजर कारण है हमारे जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन। इसके बारे में क्यों आपको मैं बार बार बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सॉइल की कि ऑर्गेनिक कार्बन हमको कैसे बढ़ाना है। ऑर्गेनिक कार्बन अच्छा होगा तो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी कैसे बढ़ेगी, माइक्रोबियल एक्टिविटी जमीन की कैसे बढ़ेगी, और ऑर्गेनिक कार्बन अच्छा होगा तो जमीन की जो भौतिक गुणधर्म है उसमें भी सुधार आता है। ऑटोमेटिकली सॉइल हेल्थ जो है, जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, वो भी अच्छी होने के लिए वो ऑर्गेनिक कार्बन सपोर्ट करता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है सॉइल कैल्शियम कार्बोनेट परसेंटेज, उसको हम चुना बोलते हैं। जो जमीन में परसेंटेज कैल्शियम कार्बोनेट का बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली जमीन में जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो न्यूट्रिएंट वो पौधा ले पाता नहीं, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का परसेंट में जमीन में परसेंटेज बढ़ जाना मतलब लाइम का परसेंटेज जमीन में बढ़ जाना। और ये कैल्शियम ऐसा न्यूट्रिएंट है, ये न्यूट्रिएंट बहुत से जमीन में दूसरे न्यूट्रिएंट को दबा देता है, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट दिखाता है। मतलब सपोज हमने फास्फोरस दे दिया, सपोज चुनखड़ जमीन होगी, मतलब चुनखड़ी युक्त जमीन, जिसको हम जिस सॉइल में कैल्शियम कार्बोनेट का प्रमाण 8-9% के ऊपर जाता है, 10% के ऊपर जाता है, इसको हम कैल्केरियस सॉइल बोलते हैं, चुनखड़ जमीन बोलते हैं। तो इस चुनखड़ जमीन में हमने सपोज फास्फोरस का एप्लीकेशन किया, तो वो जब फास्फोरस है वो फॉस्फेट फॉर्म में जब जाता है तो ये फॉस्फेट फॉर्म इस कैल्शियम के साथ एक साथ आ जाता है और कैल्शियम फॉस्फेट जमीन में तैयार होता है, और ये कैल्शियम फॉस्फेट जमीन में फिक्स हो जाता है, स्थिर हो जाता है। सपोज जैसे कि कैल्शियम फॉस्फेट तैयार हो गया, डाई कैल्शियम फॉस्फेट तैयार हो गया, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट तैयार हो गया, ऐसे अनसोल्यूबल अनअवेलेबल फॉर्म जमीन में तैयार हो जाती है और वो पौधा उसको उठा नहीं पाता। इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट सॉइल में हमको सिलेक्टेड क्रॉप का इस्तेमाल करना पड़ता है, फसल हमको सिलेक्टेड लेनी पड़ती है। फ्रूट क्रॉप हम इस सॉइल में ले सकते नहीं है। परसेंटेज कैल्शियम कार्बोनेट का कितना है वो हम पहले चेक कर लेनी चाहिए, इसके हिसाब से हम क्रॉप सिलेक्शन करना चाहिए। इसको मैनेज करने के लिए कुछ सॉइल कंडीशनर आते हैं, कुछ सल्फर बेस्ड फर्टिलाइजर्स आते हैं, जिप्सम बेस्ड फर्टिलाइजर्स आते हैं, उसका इस्तेमाल करके हम इस चुनखड़ और कैल्केरियस सॉइल को रिक्लेम कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। बहुत से एरिया में 30-35-40% तक कैल्केरियस सॉइल का परसेंटेज दिखा गया है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है ये है कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, मतलब हमारे जमीन में
जो पार्टिकल साइज होती है, जो पार्टिकल होते हैं, इस पार्टिकल के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। सुन लो मेरी बात, निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर होता है। निगेटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर होने के कारण वो पार्टिकल जिस न्यूट्रिएंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको एब्सॉर्ब करता है। मतलब पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज वो दोनों एक साथ अट्रैक्ट होते हैं, निगेटिव निगेटिव चार्ज वाले रिफ्लेक्ट होते हैं और निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज वाले अट्रैक्ट होते हैं। तो इसके कारण हमारे सॉइल की पार्टिकल साइज जितनी कम, उतने उस सॉइल की कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल हमारे सॉइल की पार्टिकल साइज और हमारे सॉइल के परसेंटेज में क्ले परसेंटेज ज्यादा हो, हमारे सॉइल का पानी पकड़ने की जो क्षमता है वो ज्यादा हो, मतलब हमारे सॉइल में क्ले परसेंटेज जो 30% होना चाहिए वो 40% हो, 45% हो, तो उस सॉइल में कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल की पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 0.05 mm के ऊपर होती है, 2 mm तक, और उस सॉइल में पार्टिकल साइज बड़ी होने के कारण सरफेस एरिया कम मिलता है, और सरफेस एरिया कम मिलने के कारण जो कैटायंस है वो कैटायंस उस पार्टिकल के ऊपर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते और वो लीच आउट हो जाते हैं। जिस सॉइल की कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज्यादा, उस सॉइल की फर्टिलिटी भी ज्यादा मानी जाती है, उस सॉइल की प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा मानी जाती है, और वो सॉइल हम बोलते हैं कि हेल्दी सॉइल करके हम उसको कह सकते हैं। इसलिए ये भी प्रॉपर्टी हम मिट्टी परीक्षण में सॉइल एनालिसिस में एनालिसिस कर सकते हैं। ये हो गए हमारे सॉइल की कुछ केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें हमने देखा सॉइल पीएच, सॉइल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, सॉइल कैल्शियम कार्बोनेट, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी और सम न्यूट्रिएंट, जिसमें हम मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, इस दो क्लासिफिकेशन में न्यूट्रिएंट को क्लासिफाई करेंगे। तो ये न्यूट्रिएंट भी हम सॉइल एनालिसिस में एनालिसिस कर सकते हैं। मित्रों हो, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट में न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी जमीन में कैसी है, कितनी है, वो हमको चेक करना जरूरी है। वो चेक हम जब करेंगे उसके हिसाब से हमको फर्टिलाइजर मैनेजमेंट करना जरूरी है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी में न्यूट्रिएंट भी आ जाते हैं। उसमें कुछ न्यूट्रिएंट हमको एयर और वाटर से मिलते हैं, बाहर से मिलते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट हमको अप्लाई करने पड़ते हैं, जैसे कि नत्र हो, स्फुरद हो, पालाश हो। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, सल्फर हो, और माइक्रो न्यूट्रिएंट में फेरस हो, मैग्नीज हो, जिंक हो, कॉपर हो, बोरॉन हो, मोलिब्डेनम हो, सिलिकॉन हो, निकेल हो। ये सब 16 से 17 तत्वों की जरूरत हमारे फसल को, हमारे पौधे को होती है। सपोज इस 17 तत्वों में से एक तत्व भी कम पड़ गया उस फसल को, उस पौधे को, तो उसका बुरा असर उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटी के ऊपर होता है, उसकी चयापचय क्रिया के ऊपर उसका बड़ा असर होता है, और ऑटोमेटिकली हमारे पौधे का यील्ड हो या प्रोडक्टिविटी हो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। इसलिए हमको बैलेंस न्यूट्रिशन, ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट हमको ध्यान में रखना है। अभी ये सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है, इसमें हम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन ये जो सॉइल न्यूट्रिएंट्स है, ये सॉइल न्यूट्रिएंट भी हम एनालिसिस करके उसके बारे में डिसाइड करेंगे कि कौन सा न्यूट्रिएंट जमीन में ज्यादा डालना चाहिए, कौन सा न्यूट्रिएंट कम डालना चाहिए, कौन से सॉइल में कौन सा न्यूट्रिएंट डालना चाहिए। सॉइल के हिसाब से फर्टिलाइजर मैनेजमेंट करनी चाहिए। थर्ड जो प्रॉपर्टी आती है वो है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, उसे हम बोलते हैं जैविक गुणधर्म। मित्रों हो, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, ये दो प्रॉपर्टी डिपेंड होती है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर, क्योंकि हमारे जमीन की जैविक गुणधर्म अच्छे हो तभी हमारे जमीन की रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्म अच्छे हो सकते हैं। इसलिए हमको हमारी जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाना है, हमारे जमीन में माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ाना है, उसको हम बोलते हैं माइक्रोफ्लोरा एंड माइक्रोफाउना। माइक्रोफ्लोरा में हम बैक्टीरिया काउंट चेक कर सकते हैं, फंगस काउंट चेक कर सकते हैं, एक्टिनोमाइसिटीज काउंट हम चेक कर सकते हैं। फाउना में हम प्रोटोजोआ, निमेटोड जैसे जो सूक्ष्म जीव है उसको हम काउंट करके एनालिसिस कर सकते हैं, और उसमें उस सॉइल में उसका परसेंटेज कितना है वो भी हम एनालिसिस कर सकते हैं। और इसके हिसाब से सपोज ऑर्गेनिक कार्बन कम होगा, ऑर्गेनिक मैटर कम होगा, बैक्टीरिया, फंगा, एक्टिनोमाइसिटीज काउंट कम होगा, तो उसको बढ़ाने के लिए हम कोशिश कर सकते हैं, प्रयत्न कर सकते हैं। और ये जब बढ़ेंगे, जब उसकी एक्टिविटी बढ़ेंगी,
तब हमारे सॉइल की हेल्थ अच्छी होगी और वो सस्टेनेबली हमको आगे प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी देती जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट और थर्ड प्रॉपर्टी हमने बताई। इसमें हमने देखा कि फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। अभी हमारे सॉइल का जो हेल्थ है वो क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्यों कम होता जा रहा है, इसके पीछे कोई रीजन है, कोई पॉइंट है कि इसके कारण हमारे सॉइल का हेल्थ दिन ब दिन कम होता जा रहा है। इसमें फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट आता है वाटर मैनेजमेंट। जो फार्मर वाटर मैनेजमेंट के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देता है वो फार्मर हमारे सॉइल हेल्थ का अच्छी तरह सॉइल हेल्थ बढ़ा सकता है, क्योंकि वाटर मैनेजमेंट के हिसाब से हमारे जमीन में फंगस और पेस्ट का मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। सपोज हमारे सॉइल में वाटर ज्यादा हो गया, इसके कारण हमारे जमीन में फंगस का ग्रोथ ज्यादा हो जाता है, पेस्ट कुछ रहते हैं वो पेस्ट का भी ग्रोथ ज्यादा हो जाता है और ऑटोमेटिकली हमारा इनपुट कॉस्ट बढ़ के प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो वाटर मैनेजमेंट करते हुए हमको एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसिडर करके रखना है कि हमको हमारे जमीन में फील्ड कैपेसिटी के हिसाब से पानी देना है। पानी ज्यादा हो गया वो भी हमको अच्छा नहीं है हमारे फसल को, और कम हो गया वो भी हमको हमारे फसल को अच्छा नहीं है। फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ये दो जो कंसेप्ट है, इसके अंदर जब पौधे के रूट जोन में पानी होता है तभी वो पौधा वो पानी को ले पाता है। इसलिए हम कितने न्यूट्रिएंट सॉइल में दे रहे हैं इसको इम्पोर्टेंट नहीं है, हमने जो दिया है उसमें से कितने प्रतिशत उस पौधे ने उसको उठाया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजर यूज इफिशिएंसी। जितना डाला उसमें से उस पौधे ने कितना उठाया, कितना वो अपटेक कर सका, और ये सब डिपेंड होता है हमारे जमीन में वाटर मैनेजमेंट के ऊपर। इसके बारे में आगे हम बताएंगे। सेकंड जो है क्यों हमारे जमीन की हेल्थ बिगड़ती जा रही है, इसमें सेकंड पॉइंट जो आता है वो है हेवी एप्लीकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। मतलब जितना चाहिए उतना न डालते हुए हमको लगता है कि ज्यादा खाद डालने से ज्यादा उत्पादन बढ़ता है, ज्यादा उत्पादकता बढ़ती है। ये जो हमारे दिमाग में जो ब्लॉक है वो ब्लॉक हमको पहले निकालना। मित्र हो, ज्यादा फर्टिलाइजर एप्लीकेशन आप करोगे तो ऑटोमेटिकली जितना पौधे को चाहिए वो पौधा लेगा, बाकी का जमीन में वैसे ही गिरा रहेगा और वो जमीन की हेल्थ, जमीन की केमिकल प्रॉपर्टी को पूरा डिस्टर्ब कर देगा और ऑटोमेटिकली हमारे सॉइल की हेल्थ बिगड़ सकती है। इसलिए उसका एप्लीकेशन कैसा होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, कब होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ पॉइंट हमको बताना है कि क्यों हमारे सॉइल का हेल्थ दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। यूज ऑफ लो क्वालिटी ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। बहुत से मार्केट में फर्टिलाइजर मिलते हैं मित्रों, बहुत से मिलते हैं, लेकिन क्वालिटी फर्टिलाइजर जो होता है वो क्वालिटी फर्टिलाइजर जब हम सॉइल में इस्तेमाल करते हैं तो विदाउट अफेक्टिंग द सॉइल प्रॉपर्टी वो पौधे को अवेलेबल होता है। बहुत से मार्केट में फर्टिलाइजर मिलते हैं, उसमें हेवी मेटल का परसेंटेज ज्यादा होता है, फिलर मटेरियल का परसेंटेज ज्यादा होता है, जो परसेंटेज चाहिए वो कम होता है और अदर परसेंटेज ज्यादा होते हैं। और इसके कारण फिलर मटेरियल, हेवी मेटल बेस्ड फर्टिलाइजर जब हम सॉइल में डालते हैं तो उसका बुरा असर हमारे सॉइल के हेल्थ के ऊपर होता ही होता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग के हेल्थ के ऊपर, मानव के हेल्थ के ऊपर भी होता है। हमको ये समझ लेना चाहिए कि क्वालिटी बेस्ड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कैसे जमीन में करना चाहिए। 2 पैसे ज्यादा लगने दो, कोई दिक्कत नहीं, हमारा 5% 10% खर्चा ज्यादा होगा, लेकिन हमारे सॉइल का भी हेल्थ अच्छा होगा, हमारे सॉइल की इकोसिस्टम जो है वो भी बैलेंस रहेगी और एनवायरमेंटल जो क्लाइमेट है वो भी हमको बैलेंस रखना है। हमको सिर्फ सॉइल की हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको हमारी खुद की भी हेल्थ इंपॉर्टेंट है और इकोसिस्टम जो है वो इकोसिस्टम की भी हेल्थ हमको इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमको लो क्वालिटी बेस्ड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। वो क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं, आप आपके फील्ड के ऊपर कुछ ट्रायल्स ले सकते हैं और बाद में उसका ज्यादा परसेंटेज में आप इस्तेमाल उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है लेस अवेयरनेस अबाउट सॉइल एंड वाटर एनालिसिस। बहुत से फार्मर अभी भी सॉइल एंड वाटर एनालिसिस कर नहीं रहे हैं, उसके हिसाब से फर्टिलाइजर मैनेजमेंट कर नहीं रहे हैं, इसके कारण दिन ब दिन सॉइल की हेल्थ जो है वो कम होती जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो मिनिमम यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स। मतलब जो सेंद्रीय खाद है
उसका एप्लीकेशन बहुत कम होता जा रहा है और रासायनिक खाद का एप्लीकेशन ज्यादा हो जा रहा है। बायो फर्टिलाइजर जो मार्केट में मिलते हैं उसका भी एप्लीकेशन दिन ब दिन कम होता जा रहा है, और अदर जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हो, लो क्वालिटी बेस्ड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, उसका एप्लीकेशन ज्यादा हो जा रहा है, और इसके कारण हमारे सॉइल का हेल्थ दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, एब्सेंस ऑफ नॉलेज अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। उसमें मैक्रो हो माइक्रो हो, न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल कौन से फॉर्म में करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितने डोज में करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए, ये चारों पॉइंट जब आप समझ लेंगे तब आपका जो इनपुट कॉस्ट है वो मिनिमम 20 to 30% कम हो जाएगा और आपका जो यील्ड है वो 10 से 15% बढ़ जाएगा। ये सिर्फ आपने 4-5 पॉइंट कंसिडर किए एप्लीकेशन के बारे में, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन बारे में। इसलिए हम आपको ये कहना चाहते हैं कि फर्टिलाइजर एप्लीकेशन के बारे में आप ज्यादा नॉलेज लो, ज्यादा आपका जो नॉलेज है वो बढ़ा हो, ऑटोमेटिकली उसका फायदा आपको जरूर सॉइल हेल्थ में भी होगा और फर्टिलिटी डेवलप करके आपकी उत्पादक क्षमता बढ़ाने के लिए भी होगा। नेक्स्ट जो है सॉइल रेस्ट पीरियड मैनेजमेंट। मित्रों, हम क्या करते हैं, एक क्रॉप हार्वेस्ट हो गया, नेक्स्ट क्रॉप तुरंत लगा देते हैं, दूसरा क्रॉप हार्वेस्ट हो गया, तीसरा क्रॉप तुरंत लगा देते हैं, मतलब हमारे सॉइल को रेस्ट पीरियड ही मिलता नहीं है। हम उस सॉइल के रेस्ट पीरियड मैनेजमेंट का कोई ही सोच दिमाग में रखते नहीं है। आपको लगता है कि जो हमने दिया वो फसल वो लेगा और हमको यील्ड देगा, ऐसा नहीं। हमारे सॉइल को कुछ रेस्ट होनी चाहिए, उसको फ्लोइंग करके सनलाइट के कांटेक्ट में आना चाहिए, नेचुरली स्टेरिलाइजेशन उसकी होनी चाहिए। इसके कारण हमारे सॉइल का हेल्थ अच्छा हो सकता है। तो ये लेस रेस्ट पीरियड जब होगा, लेस पीरियड होगा जब रेस्ट का, ऑटोमेटिकली हमारे सॉइल का हेल्थ बिगड़ता जाएगा। हेवी मशीनरीज का यूज, अभी देखो 10, 15, 20 साल पहले हर किसान के पास बैल, गाय, भैंस ऐसे प्राणी रहते थे और इसका इस्तेमाल वो फार्म में करता था। अभी वो कम हो गए और मैकेनिक जो है, मतलब मशीनरी जो है, वो मशीनरी ज्यादा बढ़ गई और इसके कारण, मशीनरीज के कारण हमारे सॉइल का जो कॉम्पैक्टनेस है, पोरोसिटी कम हो जाना और कॉम्पैक्टनेस बढ़ जाना, ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इसके कारण हमारा सॉइल का हेल्थ दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। हम जो पॉइंट आपको बता रहे हैं वो सॉइल का हेल्थ क्यों खराब हो रहा है, इसके बारे में हम आपको कुछ पॉइंट इनलिस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो है फार्मर नॉट अप्लाई फर्टिलाइजर ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल टाइप। ये सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब हमारे पास जो जमीन है उसकी क्वालिटी कैसी है, वो कौन सी टाइप की जमीन है, मतलब अल्कलाइन सॉइल है, न्यूट्रल सॉइल है, एसिडिक है या कैल्केरियस है, क्या उसमें साल्ट ज्यादा है, इसके हिसाब से हमको फर्टिलाइजर सिलेक्शन करना चाहिए। सपोज हमारा सॉइल में चुनखड़ का प्रमाण ज्यादा हो गया, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का प्रमाण ज्यादा हो गया, और हमने उस सॉइल में जिप्सम डाल दिया, मतलब कैल्शियम सल्फेट डाल दिया, तो हमने क्या किया, और कैल्शियम का प्रमाण उसमें बढ़ा दिया। मतलब हमको ये समझ लेना चाहिए कि हमारी सॉइल की टाइप कौन सी है और इसके हिसाब से हमको फर्टिलाइजर मैनेजमेंट करनी चाहिए। यही गलती हम करते हैं कि विदाउट सॉइल टाइप एनालिसिस और उसकी जानकारी रखते हुए हम न रखते हुए हम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं और इससे हमारे सॉइल का हेल्थ बिगड़ जाता है। तो इसको सोल्यूशन क्या है, व्हाट आर द सॉल्यूशंस, मतलब हमने जो अभी इनलिस्ट किया, इसको सोल्यूशन क्या है। ये जो प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम हमारे सॉइल को खराब करती है, हमारे सॉइल हेल्थ को बिगाड़ती है। तो ये सॉइल हेल्थ अच्छी होने के लिए और जो है अभी उसको बरकरार रखने के लिए हमको क्या क्या मैनेजमेंट करनी चाहिए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है वाटर मैनेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड कैपेसिटी। मतलब हम जो पानी जमीन में देते हैं वो पानी वैसे की वैसे वो पौधा ले पाता नहीं है, उसको एक स्पेसिफिक कंडीशन आनी पड़ती है, उस टाइम वो पौधा उसको ले पाता है, उसे हम बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। उस फील्ड कैपेसिटी के आसपास ही वो पौधा वो पानी को ले पाता है। इसलिए ये फील्ड कैपेसिटी मेंटेन करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा आपके खेत को इरिगेशन सिस्टम जो है, मतलब ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हो, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम हो और कोई रेन पाइप इरिगेशन सिस्टम हो, इस सिस्टम के ऊपर आपको आना चाहिए। जो फ्लड इरिगेशन सिस्टम है, इस फ्लड इरिगेशन की सिस्टम की वजह से हमारे सॉइल में साल्ट परसेंटेज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। क्योंकि देखो
सॉइल का जो डेप्थ है, उस डेप्थ में जो वाटर टेबल है, मतलब वाटर का जो परसेंटेज है, वो भी दिन ब दिन लोअर डेप्थ के ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है वाटर परसेंटेज। और जितना वाटर नीचे जाएगा हमारे सॉइल में से, उतना उसमें 60% बढ़ता जाएगा। और जितना 60% बढ़ेगा, वो वाटर हमने, वो पानी हमने जब खेत में एज ए इरिगेशन करके यूज किया, तो ऑटोमेटिकली वो वाटर में जो क्षार है, जो साल्ट है, वो साल्ट हमारे जमीन में जाएंगे और ऑटोमेटिकली हमारी जमीन साल्ट बेस हो जाएगी, हमारी जमीन अल्कलाइन हो जाएगी, हमारा जमीन का पीएच बढ़ जाएगा। इसलिए हमको वाटर जो है वो जितना पौधे को जरूरी है उतना ही देना चाहिए। इसलिए हमारे पास बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है, वो है ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है। जितना आप कन्वर्ट होगे उस ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन में, उतना आपको फायदा जरूर मिलेगा। नेक्स्ट जो सॉल्यूशन है ये है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। मित्रों, ये जो कंसेप्ट है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, मतलब एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन। एकात्मिक मतलब क्या? आपको सिर्फ रासायनिक खाद डालना नहीं है, आपको सिर्फ ऑर्गेनिक खाद डालना नहीं है, आपको सिर्फ जैविक खाद डालना नहीं है, आपको तीनों को एक साथ मिला के और तीनों का इस्तेमाल उसके हिसाब से करना है। सपोज आपको लगता है कि हम 100% इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके हम फसल लेंगे, हम अच्छा यील्ड लेंगे, तो ये 1 साल 2 साल 3 साल आपको पॉसिबल होगा, जब तक आपके सॉइल में जान है। जब तक आपके सॉइल में जान है तब तक आप ये ले सकते हैं। सपोज हमारे सॉइल में न्यूट्रिएंट परसेंटेज है, लेकिन उसकी जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी भी कम होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी है वो भी कम होगी, तो आप सिर्फ रासायनिक खाद डाल के वो पौधा अच्छे से यील्ड आपको दे नहीं पाएगा। इसलिए हमको पौधे का और सॉइल का बैलेंस रखना है, पौधे का भी यील्ड अच्छा लेना है और सॉइल की फर्टिलिटी भी आपको अच्छी रखनी है। इसके लिए हमको इंटीग्रेटेड अप्रोच रखना है। इसमें इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हो, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट हो, डिसीज मैनेजमेंट हो, इंटीग्रेटेड अप्रोच रखना चाहिए। रासायनिक भी यूज करो, जैविक भी यूज करो, और कुछ आपको लगता है कि ऑर्गेनिक बेस है तो उसका भी इस्तेमाल करो। इसमें ऑर्गेनिक में आते हैं हम एफआईएम कंपोस्ट, एफआईएम डाल सकते हैं, जैसे गोबर खाद हम बोलते हैं, कंपोस्ट डाल सकते हैं, पोल्ट्री मैन्योर डाल सकते हैं, ग्रीन मैन्योर बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। ग्रीन मैन्योर आपने किया नहीं होगा तो आप बता सकते हैं कि ग्रीन मैन्योरिंग क्या है। नहीं हर साल तो 2 साल 3 साल में एक बार तो हमारे जमीन में ग्रीन मैन्योरिंग होनी चाहिए। ग्रीन मैन्योरिंग से हमारे सॉइल का बहुत जबरदस्त फिजिकल प्रॉपर्टी में परसेंटेज बढ़ जाता है, माइक्रोबियल एक्टिविटी में परसेंटेज बढ़ जाता है, और ऑटोमेटिकली फिजिकल एक्टिविटी और माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ गई तो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी में उसका बहुत बड़ा असर और अच्छा असर होता है। इसलिए आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच में सेंद्रीय फर्टिलाइजर, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और कुछ जैविक मतलब बायो फर्टिलाइजर, ये तीनों का इस्तेमाल आपको जमीन में करना है, फसल के लिए करना है। ऑटोमेटिकली आपकी सॉइल का हेल्थ उससे बढ़ सकता है। सेकंड, नेक्स्ट जो पॉइंट है ये मैंने आपको बताया कि फर्टिलाइजर एप्लीकेशन का जो मेथड है, इसमें 4R करके एक कंसेप्ट है। 4R कंसेप्ट मतलब राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट सोर्स, राइट रेट, इसको हम बोलते हैं 4R कंसेप्ट फर्टिलाइजर मैनेजमेंट। ये कंसेप्ट से आप जब चलेंगे, मतलब हमको कब फर्टिलाइजर देना है, हमको कहाँ फर्टिलाइजर देना है, हमको कितना फर्टिलाइजर देना है, हमको वो फर्टिलाइजर का सोर्स कौन सा होना चाहिए। टाइम ऑफ एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कब हमको उस फसल को नाइट्रोजन चाहिए, कब उस फसल को फास्फोरस देना चाहिए, फ्लावरिंग स्टेज के ऊपर हमको जमीन में कौन सा न्यूट्रिएंट देना चाहिए और स्प्रे में कौन सा न्यूट्रिएंट देना चाहिए, उस टाइम उस फसल को, उस पौधे को कौन से न्यूट्रिएंट की ज्यादा जरूरत है, ये सब ध्यान में रखते हुए आपको वो फर्टिलाइजर का टाइम ऑफ एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो आता है प्लेस मतलब आपको वो फर्टिलाइजर कहाँ देना है। सपोज हमको नाइट्रोजन देना है, तो नाइट्रोजन वन टाइम देने से आपको वो उसके इफिशिएंसी आपको बढ़ेगी नहीं। इफिशिएंसी आपको बढ़ानी है नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर की, तो आपको नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर का स्प्लिट एप्लीकेशन करना पड़ेगा। सपोज आपको फास्फोरस बेस्ड फर्टिलाइजर देना है, तो रूट जोन के नजदीकी आपको फास्फोरस बेस्ड फर्टिलाइजर देने होंगे,
क्योंकि फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइजर रूट के नजदीक नहीं होगे तो रूट उसको ले पाता नहीं है, जड़ उसको ले पाता नहीं। इसलिए राइट प्लेस ये भी फर्टिलाइजर मैनेजमेंट में और सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। राइट रेट मतलब जितना पौधे को जरूरी है, जितना पौधे को वो स्पेसिफिक टाइम में वो ले सकता है, उतना ही फर्टिलाइजर उस टाइम में वहां जाना चाहिए। सपोज ज्यादा निकल गया तो ऑटोमेटिकली वो इफेक्ट आपके सॉइल हेल्थ के ऊपर हो जाएगा। और जो सोर्स जिसके बारे में आपको मैंने बताया कि लो क्वालिटी ऑफ फर्टिलाइजर आप इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली सॉइल हेल्थ के ऊपर उसका बुरा असर होगा। लो क्वालिटी बेस्ड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। तो क्वालिटी बेस्ड फर्टिलाइजर के लिए हमको सोर्स सिलेक्शन मतलब कौन सी कंपनी का हम फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, वो कंपनी का फर्टिलाइजर इस्तेमाल करके हमारे सॉइल के हेल्थ के ऊपर कोई इफेक्ट हो रहा है कि नहीं, वो प्रैक्टिकली आपको चेक करना है। सपोज आप एक ही कंपनी का पिछले 4 साल से कोई फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं तो हमारे उस सॉइल का हेल्थ दिन ब दिन बढ़ रहा है या खराब हो रहा है, ये हमको चेक करना है। इसलिए सोर्स जो है जहां से हम फर्टिलाइजर लेते हैं, जिस कंपनी का हम फर्टिलाइजर लेते हैं, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट के लिए, हमारे सॉइल हेल्थ बढ़ाने के लिए। सेकंड जो पॉइंट है वो है यूज ऑफ फर्टिलाइजर ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल एंड वाटर एनालिसिस। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि सॉइल एंड वाटर एनालिसिस करने के बाद हमारे सॉइल में सपोज नाइट्रोजन ज्यादा है, फास्फोरस कम है, पोटेश ज्यादा है, कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है, मैग्नीशियम कम है, सल्फर कम है, जिंक कम है, मैग्नीज कम है, फेरस कम है, बोरॉन कम है, तो जो न्यूट्रिएंट कम है उस न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल आपको 10% 25% तक आपको रिकमेंडेड डोज के अगेंस्ट ज्यादा देना है। क्योंकि जब आप रिकमेंडेड डोज देंगे तो उससे वो फसल की जो भूख है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। इसलिए आपको उसका जो डोज है वो डोज 20 to 25% बढ़ा के देना पड़ता है। ये कब हमको समझ में आएगा, जब हम सॉइल एनालिसिस करेंगे। तो सॉइल एनालिसिस में हमको न्यूट्रिएंट कितने हमारे सॉइल में अवेलेबल है, वो न्यूट्रिएंट के हिसाब से हम जब न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट और फर्टिलाइजर मैनेजमेंट करोगे तो ऑटोमेटिकली सॉइल हेल्थ भी अच्छी होगी और आपको पौधा जो है वो जो फसल है वो फसल आपको अच्छा यील्ड और अच्छी प्रोडक्टिविटी भी दे पाएगा। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि सॉइल रेस्ट पीरियड मैनेजमेंट, जिधर रेस्ट अच्छा होगा, ज्यादा होगा, उतनी सॉइल हेल्थी होती जाएगी। जहां हम कंटिन्यू क्रॉप लेते जाएंगे वहां उस सॉइल की जो कैपेसिटी है, जो फर्टिलिटी है, वो दिन ब दिन कम होती जाएगी। इसलिए हमको हर साल में नहीं तो कम से कम 2 साल में एक सीजन में उस सॉइल को रेस्ट देनी जरूरी है। उस सॉइल को सनलाइट के कांटेक्ट में आके स्टरिलाइज, नेचुरली स्टरिलाइज हो देना जरूरी है। इसके कारण हमारे सॉइल का जो हेल्थ है, हमारे सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो 100% बढ़ने के लिए आपको काम आए। अवॉइड द हेवी मशीनरीज। मैंने आपको बताया कि जो हेवी मशीनरीज है दिन ब दिन जो बैल का जो इस्तेमाल होता था फार्म में वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है और मशीनरीज का इस्तेमाल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसके कारण हमारे सॉइल का जो कॉम्पैक्टनेस है वो कॉम्पैक्टनेस बढ़ता जा रहा है। ऑटोमेटिकली रूट जोन डेवलपमेंट हो, व्हाइट रूट डेवलपमेंट हो, मतलब सफेद जो जड़ होते हैं उसकी वृद्धि हो, पानी पकड़ने की जो क्षमता हो, ये दिन ब दिन उस सॉइल में कम होती जाती है और ऑटोमेटिकली उस सॉइल का हेल्थ जो है वो दिन ब दिन बिगड़ जाता है। इसलिए हमको हेवी मशीनरीज का इस्तेमाल ज्यादा करना नहीं चाहिए। हम उसको पर्याय तो नहीं है, ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन ज्यादा करना नहीं चाहिए। ये भी हम सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट में कंसिडर करेंगे। अप्लाई द फर्टिलाइजर ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल टाइप। ये मैंने बताया आपको कि फर्टिलाइजर जो है वो सॉइल टाइप के हिसाब से करने चाहिए। मतलब हमारे सॉइल में चुनखड़ ज्यादा हो तो इसमें हम एसिडिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। सपोज हमारे सॉइल में चुनखड़ का प्रमाण ज्यादा हो तो सल्फर बेस्ड सॉइल कंडीशनर का इस्तेमाल हम ज्यादा करेंगे। सपोज हमारी सॉइल एसिडिक हो, उसका पीएच कम हो, तो हम उस सॉइल में लाइम बेस्ड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। सपोज हमारे सॉइल में सोडियम बेस का परसेंटेज ज्यादा हो, मतलब हमारी सॉइल चोपन सॉइल हो, उसको हम सोडिक सॉइल बोलते हैं, तो उस सोडिक सॉइल को रिक्लेमेंट करने के लिए हमको जिप्सम बेस्ड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब सॉइल टाइप के हिसाब से, सॉइल के फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से हमको फर्टिलाइजर का सिलेक्शन करना जरूरी है।
ये भी पॉइंट हमको कंसिडर करना है सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट के लिए। और जो लास्ट पॉइंट आता है वो है क्रॉप रोटेशन। मित्र हो, ये जो पॉइंट है क्रॉप रोटेशन, मतलब कोई किसान क्या करता है कि एक ही फसल हर सीजन में लेते जाता है। हर सीजन में मतलब हर ईयर में, हर साल में वो लेते जाता है। और इससे क्या होता है कि हमारे जमीन में उस फसल के लिए जो फंगस होते हैं, जो पेस्ट होते हैं, वो जमीन में प्यूपल स्टेज में वहां सेट हो जाते हैं और उसका बुरा असर नेक्स्ट सीजन में उस फसल के ऊपर होता है। तो हम जब क्रॉप रोटेशन करेंगे, सपोज हमने लीफी वेजिटेबल इस सीजन में लिया, तो नेक्स्ट सीजन में हम लेग्यूमिनस क्रॉप लेंगे, उसके नेक्स्ट सीजन में कुछ फ्रूट क्रॉप लेंगे, उसके नेक्स्ट सीजन में कुछ रूट बेस्ड क्रॉप लेंगे, मतलब कैरोट हो, ओनियन हो, बीट हो, रेडिश हो, पोटैटो हो, उस स्वीट पोटैटो हो, जो जो जमीन में डेवलप होते हैं, ऐसे क्रॉप हम लेंगे। तो इससे क्या होता है कि उस फसल में हमको इनपुट कॉस्ट कम हो सकती है, मतलब फंगस डिसीज और पेस्ट मैनेजमेंट हम अच्छी तरह कर पाते हैं। थर्ड जो है वो सॉइल हेल्थ, मतलब जो ग्रीन मैनोरिंग हो, ग्रीन क्रॉप हो, या हम उसे बोलते हैं कि पल्स क्रॉप। पल्स क्रॉप हम जब लेंगे तो पल्स क्रॉप की एक कैपेसिटी होती है कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जमीन में स्थिर करता है। ऑटोमेटिकली पल्स क्रॉप का रोटेशन आ गया तो ऑटोमेटिकली हमारे सॉइल हेल्थ का जो परसेंटेज है, सॉइल हेल्थ की जो सॉइल फर्टिलिटी की जो प्रॉपर्टी है, वो बढ़ने के लिए मदद होती है। मतलब ये जो क्रॉप रोटेशन है, ये क्रॉप रोटेशन भी होना चाहिए। इसमें आप ग्रीन मैन्योरिंग जैसा क्रॉप ले सकते हो, तो 2 साल में हो, 1 साल में हो, आपकी हिसाब से ग्रीन मैन्योरिंग जैसा क्रॉप आप ले सकते हो। मतलब क्रॉप रोटेशन होना ही होना चाहिए। एक क्रॉप, एक फसल आपको हर सीजन में और हर साल में लेने से आपके सॉइल की हेल्थ खराब होती है, आपकी सॉइल की फर्टिलिटी दिन ब दिन डिक्रीज हो जाती है, कम होती जाती है। इसलिए क्रॉप रोटेशन ये भी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने देखे जिसमें हमारे सॉइल फर्टिलिटी और सॉइल हेल्थ का परसेंटेज और सॉइल हेल्थ अच्छी रखने के लिए हम कोशिश करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने आज बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण जानकारी दी। इतनी बारीकी से आपने जानकारी दी है कि सॉइल के सारे फैक्टर्स आपने बताए। सही में अगर इसके ऊपर किसान अगर थोड़ा भी ध्यान दे तो बहुत बड़ा परिवर्तन आपने जमीन पे ला सकते हैं। और इसके सबसे बड़े फायदे होंगे कि एक तो लोगों का प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा, उत्पादन का जो खर्चा है वो कम होगा, और धीरे धीरे हमारी सॉइल की हेल्थ भी सुधरती जाएगी। और इसी कड़ी में मैं आप सभी को एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि इसके ऊपर उपाय डॉक्टर साहब ने बताए, तो हमारे पास बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है। वो सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है हरित संजीवनी स्टेज नंबर 1। 250 ग्राम हम लोग जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, और बहुत ही लाजवाब और महत्वपूर्ण क्रांतिकारी प्रोडक्ट है सॉइल हेल्थ स्पेशल। 500 ग्राम में अवेलेबल है और 1 एकड़ के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। साथियों, ये दो प्रोडक्ट जमीन की उपजाऊ क्षमता, जमीन की जो अघुलनशील तत्व जमीन में होते हैं, यानी कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि पोरोसिटी, जमीन में जो पोरोसिटी होती है वो अच्छी होनी चाहिए, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, जमीन में जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती है, जीव जीवाणु अच्छे होने चाहिए। तो इन सारी चीजों को लेके सॉइल हेल्थ बहुत अच्छे पैमाने पे काम करता है, न्यूट्रिएंट अवेलेबल करके देने में काम करता है। तो ये प्रोडक्ट अगर आप रेगुलर अपने जमीन पर इस्तेमाल करोगे तो आने वाले दिनों में धीरे धीरे आपके सॉइल की सभी चीजें ठीक होते होते सॉइल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, और आपके धीरे धीरे उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, क्वालिटी उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, आपका उत्पादन खर्चा कम होगा। तो मैं सभी डिस्ट्रीब्यूटर को रिक्वेस्ट करता हूं कि आने वाले सीजन में, आज जो खरीफ का सीजन चल रहा है, ऊपर का जो भारत देश है वहां पर अभी 1 जुलाई से धान की बुआई स्टार्ट हो रही है। धान ये भारत देश की सबसे बड़ी फसल है। तो यहाँ जहाँ फसल की बुआई हो चुकी है वहां पर भी आप फसल की बुआई होने से 30 दिनों तक हरित संजीवनी स्टेज नंबर 1 सॉइल हेल्थ जमीन में दे सकते हैं, और वहां से फिर स्टेज नंबर 2, 3 का छिड़काव आप स्टार्ट कर सकते हो। और जहां अभी रिप्लांटेशन होने वाला है, बुआई होने वाली है, तो आप हरित संजीवनी स्टेज नंबर 1 और सॉइल हेल्थ का इस्तेमाल जरूर करें। और आप
जैसे शेड्यूल दिया गया है आगे हरित संजीवनी का स्टेज नंबर 2, 3, 4 का, तो आप इस्तेमाल करें। तो निकलिए साथियों, तुरंत अपने पिकअप सेंटर में ऑर्डर कीजिए, डेपोज में ऑर्डर कीजिए और बड़े पैमाने पे आप इस प्रोडक्ट को लेके बिजनेस कर सकते हो, टारगेट पूरे कर सकते हो। अप्रैल, मई, जून महीने में बहुत सारे लोगों ने सराहनीय कार्य किया है और अपने टारगेट्स को पूरा किया है। वैसे आप भी निकलिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए पूरी हरित संजीवनी टीम आपके साथ है, आपके पीछे है। धन्यवाद, थैंक यू। जय RCM, जय हरित संजीवनी, जय जवान, जय किसान। जहर मुक्त खेती, जहर मुक्त खाना, स्वस्थ भारत का निर्माण। जय जवान, जय किसान। लाए हरित संजीवनी, पाए हरित संजीवनी, लाए हरित संजीवनी, पाए हरित संजीवनी। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment and don't forget to subscribe our channel.